स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। तो साथियों स्टार्ट हो चुका है आज का सेशन। सभी साथी आ जाएं और एक बार जल्दी से लाइक कर दें। ठीक है, आपको क्या करना है दोस्तों, ये जो सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप है इसको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, आपको प्ले स्टोर में जाना है, सर्च करना है सेल्फ स्टडी क्लासेस। ठीक है, वीडियो को सभी लोग लाइक कर देना है और दोस्तों अपने मित्रों तक सभी साथी शेयर कर दें। ठीक है, जिनको भी हिंदी साहित्य के नोट्स मंगवाना है अपने घर, ये नोट्स अपने घर मंगवा सकते हैं दोस्तों। ये जो नोट्स हैं आप अपने घर बैठे मंगवा सकते हैं और पोस्ट ऑफिस के माध्यम से ये आप कहीं भी रहते हो दोस्तों, ये आपके घर पहुंचाए जाएंगे। इस नंबर पे आपको संपर्क कर लेना है। ठीक है, हिंदी साहित्य के कई पुस्तकों के निचोड़ ये नोट्स, क्रमबद्ध टॉपिक, क्रमबद्ध रचनाएं। ठीक है, और साथ ही दोस्तों ट्रिकी कोर्स है, ट्रिकी नोट्स है। ठीक है, तो जिनको भी ये मंगवा सकते हैं। और दोस्तों अब आपको जिनको भी टीजीटी पीजीटी पढ़ना है या हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना है, ठीक है, तो आप पढ़ सकते हो टीजीटी पीजीटी मास्टर कैडर के लिए दोस्तों, केबीएस एंटीग्रेड डीएसएसबी के लिए है ना, आरपीएससी सेकंड ग्रेड का भी सिलेबस चेंज हुआ जिसमें हिंदी साहित्य का इतिहास जुड़ गया है। ठीक है, तो जिनको भी हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना है मात्र 1500 रुपए में 12 महीने आप दोस्तों निरंतर अध्ययन कर सकते हो, पढ़ सकते हो, ट्रिक से पढ़ सकते हो। ठीक है, और विस्तृत पढ़ सकते हो। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। आज का क्वेश्चन है, श्रीलाल शुक्ल को किस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? श्रीलाल शुक्ल को बताना है, सभी लोग बताएंगे। और एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, सभी लोगों को बताना है, वीडियो को लाइक कर देना है, अपने मित्रों तक शेयर भी कर देना है एक बार। श्रीलाल शुक्ल को किस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, किस रचना के लिए मिला था, किस उपन्यास के लिए मिला था? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, 1 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। चयन करेंगे सभी साथी और शेयर भी कर देना। और आपका सही आंसर जा रहा है कि सर श्रीलाल, लाल लाल, दरबार में मेरा लाल बैठा है। दरबार में कौन बैठा है? लाल। तो श्रीलाल शुक्ल और दरबार में लाल बैठा है, तो राग दरबारी के लिए ने साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। आपका उत्तर सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। सी नंबर जो आपने बताया है बिल्कुल सही है। ठीक है, सी नंबर आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, राही मासूम रजा का भारत विभाजन पर से संबंधित उपन्यास कौन सा है? 2 नंबर का क्वेश्चन बताना है, सभी लोग बताइए जल्दी से। चयन करना है। विनीता मनी जी कौन से ग्रुप में ऐड होना है आपको? राही मासूम रजा का भारत पाक विभाजन से संबंधित उपन्यास कौन सा है? अजय कुमार जी, सभी लोग चयन करें। कितने पाकिस्तान, ट्रेन टू पाकिस्तान, आधा गांव या फिर उपयुक्त सभी? चयन करें और एक बार वीडियो को लाइक भी कर दें। अच्छा क्वेश्चन है विनोद कुमार जी, अमित सिंह जी। राही मासूम रजा का कई बार अपन पढ़ चुके इस क्वेश्चन को कि सर आधा गांव मासूम है। आधा गांव क्या है? मासूम। आधा गांव मासूम है और ये भारत विभाजन पर आधारित दोस्तों ये उपन्यास है। सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हिंदी साहित्य के आदिकाल को अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग किसने कहा? अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग किसने कहा? 3 नंबर का क्वेश्चन है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुमन राजे, रामचंद्र शुक्ल या फिर राम खेलावन पांडे? 3 नंबर का क्वेश्चन है, सभी लोग बताइए, सभी लोग बताना है। टेलीग्राम में आप सर्च कर सकते हो, टेलीग्राम में जाके सेल्फ स्टडी क्लासेस, सेल्फ स्टडी क्लासेस, टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आप सेल्फ स्टडी क्लासेस सर्च कर सकते हो। हिंदी साहित्य के आदिकाल को अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग किसने कहा है? ये क्वेश्चन है, 3 नंबर का क्वेश्चन है। 3 नंबर के क्वेश्चन में आपको बताना है सुनील तिवारी जी, और आपका उत्तर है कि सर इसमें अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का जो युग कहा है वो कहा है रामचंद्र शुक्ल ने। देखो बहुत सारे हजारी प्रसाद द्विवेदी लगाए जा रहे हैं। अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग किसने कहा? 3 नंबर का क्वेश्चन है और लाइन से लगा दिया हजारी प्रसाद। बहुत, एक ने बोला हुआ, सबने किया हुआ। रामचंद्र शुक्ल ने अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग कहा है आदिकाल को। ये सी नंबर आपका सही है। कई बार पढ़ाया है जसमेल जी, कई बार, ऐसे ही तो गलती होती है।
ठीक है। भाड़ से मिलता जुलता हास्य प्रधान नाट्य क्या कहलाता है? बताओ, भाड़ से मिलता जुलता हास्य प्रधान नाट्य क्या कहलाता है? 4 नंबर का क्वेश्चन है। सीताराम अनीता जी सभी लोग बताएंगे। और इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। रीना मंडियाल जी सभी लोग चयन करें, सभी लोग बताएं। बबीता जी, दीपिका, नीतू जी, भाड़ से मिलता जुलता हास्य प्रधान नाट्य क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? साक्षी जी, तनु जी, 4 नंबर के क्वेश्चन में आपको उत्तर बताना है। और सीधा आंसर जा रहा है कि सर भाड़ से मिलता जुलता हास्य प्रधान जो नाट्य है वो कहलाता है, क्या कहलाता है? प्रहसन। क्या कहलाता है? प्रहसन, यानी बी नंबर। बी नंबर आपका प्रहसन सही हो जाएगा। ठीक है, ये हास्य प्रधान नाट्य प्रहसन कहलाता। बी नंबर जिन्होंने भी सही बताया। अंजू यादव जी राइट आंसर है। भूपेंद्र जी, हिंदी साहित्य के आदिकाल को संधि काल एवं चारण काल किसने कहा? बताइए, हिंदी साहित्य के आदिकाल को संधि काल और चारण काल किसने कहा? सूर्या जी बताइए। प्रीति पुरोहित जी शेयर कर दीजिए अपने मित्रों तक। इतना बढ़िया सेशन रोज चलता है दोस्तों। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, तब भी ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है। फर्स्ट ग्रेड के लिए भी कर रहे हो तो भी उपयोगी है। हिंदी साहित्य के आदिकाल को बताना है, संधि काल एवं चारण काल कहा किसने है? निकिता जी चयन करिए। और आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है। आपको पता है कि सर राम कुमार वर्मा ने जो 750 से लेकर के 1000 के काल को इन्होंने संधि काल और 1000 के बाद के काल को इन्होंने चारण काल कहा था। ठीक है, ये राम कुमार वर्मा वही राम कुमार वर्मा है जिन्होंने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है और हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा था 1938 में, जो कि अधूरा ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, कौन सी रचना छायावाद की मैनिफेस्टो कहलाती है या घोषणा पत्र दोस्तों जिसे कहा जाता है, ये बताना है। और 6 नंबर का क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे। आरपीएससी सेकंड ग्रेड में हिंदी साहित्य का पूरा इतिहास जोड़ दिया गया दोस्तों। आपका हिंदी भाषा का उद्भव विकास से लेकर के देवनागरी लिपि है ना, आदिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल, नाटक, निबंध, उपन्यास, सब कुछ जोड़ दिया गया उसमें। ठीक है, तो सभी साथी से नया सिलेबस जो आया है आरपीएससी सेकंड ग्रेड वालों का। और यहां पर छायावाद का मैनिफेस्टो किसे कहा जाता है? तो आपका उत्तर है पल्लव को। अब पल्लव का रचना काल आपको बताना है। पल्लव का रचना काल क्या है? ए नंबर का क्वेश्चन। पल्लव आपका बिल्कुल सही आंसर है। ए नंबर आपका राइट आंसर है। पल्लव का रचना काल क्या है ये बताइए। ये दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत की रचना है और इसको छायावाद का घोषणा पत्र, छायावाद का मैनिफेस्टो इसे कहा जाता है। ये नंबर पंत की प्रसिद्धि का आधार भी यही रचना है। कौन सी? पल्लव। पल्लव याद रख लेना। ठीक है, पुष्टि मार्ग को जहाज जात है सो जाको कछु लेने हो सो लेऊ, ये किसने कहा था? ये किसने कहा था दोस्तों? 7 नंबर 1928। बहुत बढ़िया। पल्लव का रचना काल क्या है? 1928। ठीक है, तो ये अपन को याद करना है। पुष्टि मार्ग को जहाज जात है सो जाको कछु लेने हो सो लेऊ, ये किसने कहा था? वल्लभाचार्य ने कहा था क्या? विठल नाथ ने कहा था? बताइए, सूरदास या फिर कृष्णनाथ ने कहा था? 7 नंबर के क्वेश्चन में आपको चयन करना है। 7 नंबर का उत्तर बताना है। जिन भी साथियों को एडमिशन लेना है अभी अच्छा मौका है, मात्र 1500 रुपए में आप एडमिशन ले सकते हैं, 12 महीने पढ़ सकते हैं। 7 नंबर के क्वेश्चन में बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, उत्तर हो जाएगा विठल नाथ। यहां सिर्फ आपको दोस्तों क्वेश्चन आंसर करवाया जाता है। पेड क्लास में आपको विस्तृत पढ़ाया जाता है ना, एक एक चीज पर, एक एक कवियों पर फोकस किया जाता है। विठल नाथ हैं, थे विठल नाथ हैं जिन्होंने दोस्तों ये कहा था, सूरदास के बारे में कहा था। ये विठल नाथ ने 1565 में अष्टचाप की स्थापना की थी। सामिस का विलोम शब्द क्या है? 8 नंबर का क्वेश्चन है, सामिस का विलोम बताना है। रुचिका जी, रंजीत जी, राजू मौर्य जी, सामिस का विलोम क्या होगा? अनिल कुमार जी, लखविंदर जी, सभी लोग बताएंगे। 8 नंबर का क्वेश्चन, सामिस का विलोम। राइट आंसर क्या हो रहा है यहां पर? सामिस का विलोम क्या होगा? और बहुत सारे साथी बिल्कुल जनता जनार्दन सी की तरफ जा रही है। सी नंबर निरामिष लगा दो बोले सर। सामिस का विलोम होगा निरामिष, यानी सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। निरामिष
राइट आंसर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर किसे कहा है? वाणी का डिक्टेटर किसको कहा है रश्मि पाठक जी? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर किसे कहा है? वाणी का डिक्टेटर किसे कहा है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कबीर को कहा क्या? रैदास को कहा? दादू या फिर नानक को? किसको कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर किसे कहा? 9 नंबर का क्वेश्चन है, वाणी का डिक्टेटर आपको बताना है 9 नंबर के क्वेश्चन में। और उत्तर जा रहा कि सर कबीर को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था वाणी का डिक्टेटर। ये तो लगभग सभी को पता है। 1398 में इनका जन्म हुआ था दोस्तों कबीर दी का, ठीक है, लहरताला काशी में, ठीक है, बहुत बढ़िया। कहरनामा ये किसकी रचना है? कहरनामा बताना है, बताइए पुरुषोत्तम जी, अमित सिंह जी, कहरनामा के रचनाकार कौन है? चयन करना है, लाइक करना है और शेयर भी कर देना है, बताइए, चयन करिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। निशा वर्मा जी, साक्षी जी, सुशीला ठाकुर जी, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। वंदना सिंह जी, कहरनामा ये किसकी रचना है? कहरनामा बताना है। 10 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। और कहर बरसा के जायसी, कहर बरसा के जायसी, कहरनामा, कहर बरसा के और फिर जायसी, तो जायसी की रचना है। जायसी मलिक मोहम्मद जायसी, जिन्होंने पद्मावत की रचना की थी दोस्तों। जायस के रहने वाले थे इसलिए इन्हें जायस कहा गया। पद्मावत की रचना की थी जिसमें 57 खंड थे और दोस्तों 2 भागों में ये प्रकाशित था ये पद्मावत, एक पूर्वार्ध भाग और दूसरा उत्तरार्ध भाग, ठीक है। तो ये जायसी, डी नंबर आपका सही है। अरविंद दर्शन से प्रभावित हिंदी के कवि हैं तो कौन है बताओ? प्रसाद हैं, निराला हैं, पंत हैं, मैत्री शरण गुप्त हैं। अरविंद दर्शन से प्रभावित हिंदी के कवि कौन है बताओ? तेज प्रताप जी, तेज प्रकाश जी, बताइए, चयन करिए। साधना यादव जी, अरविंद दर्शन से प्रभावित बताना है, बहुत बढ़िया। अखरावत, आखिरी कलाम, कहरनामा, सुनील जी, वेरी गुड। अरविंद दर्शन से प्रभावित हिंदी के कवि हैं, चयन करिए। वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। 11 नंबर के क्वेश्चन में आपको बताना है। और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आ रहा है कि सर जो सुमित्रानंदन पंत माने जाते हैं, पंत जो हैं जिनका जन्म हुआ था 1900 में कोसानी अल्मोड़ा में हुआ था, प्रकृति का चितेरा कवि, प्रकृति का सुकुमार कवि इन्हें कहा जाता है, ये अरविंद दर्शन से प्रभावित थे, यानी कि आपका सी बिल्कुल सही है। नाखून क्यों बढ़ते हैं इसकी विधा बताना है, विधा बताइए। विधा पूछा गया, पहले पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते, इसके रचनाकार कौन है? तो क्या होता है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी इसके रचनाकार, लेकिन इसकी विधा पूछ ली गई। अब मलकित सिंह जी बताइए, चयन करिए। सूर्या जी, जो भी पंजाब मास्टर कैडर वाले साथी हैं और अध्ययन करना चाहते हैं, नोट्स मंगवाना चाहते हैं तो आप मंगवा सकते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं? बोले नाखून को हजारों बार काटो फिर भी बढ़ते। हजारों से क्या बनेगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये दोस्तों क्या है? ये निबंध, निबंध है। बी नंबर, बहुत बढ़िया आंसर लगाया कि सर ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है, बी नंबर। इनमें से नांग बोडस द्वारा लिखित नाटक कौन सा है? नांग बोडस द्वारा लिखित नाटक कौन सा है? खूबसूरत बहू, योर्स फेथफुली, यमगाथा या फिर अमृत पुत्र, बताओ। नांग बोडस मैंने आपको कई बार याद भी करवाया। हरिओम जी, चयन करिए। राजीव मौर्य जी, आकाश साक्य जी, लाइक कर देना, अपने मित्रों को शेयर भी कर दीजिए। और जिनको भी एडमिशन लेना है अभी एडमिशन ले सकते हैं दोस्तों आप। नांग बोडस द्वारा लिखित नाटक कौन सा है? 13 नंबर का क्वेश्चन है। 13 मेरा का चक्कर है। और बोले खूबसूरत बहू को नांग ने डस लिया। नांग ने डस लिया किसको? खूबसूरत बहू को। ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। नांग बोडस द्वारा लिखित नाटक है जहां किसी प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति से किसी की तुलना की जाए, तुलना की जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? जहां किसी प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति से किसी की तुलना की जाए वहां कौन सा अलंकार होता है बताइए, चयन करना है हमें। 14 नंबर का क्वेश्चन है, जहां किसी प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति से किसी की तुलना की जाए, वहां कौन सा अलंकार होता है? तो उत्तर चला गया आपका
कि सर वहां होता है उपमा अलंकार, यानी कि आपका जो ए नंबर है, ए नंबर वो बिल्कुल सही है। उपमा अलंकार आपका राइट आंसर है। ठीक है, बहुत बढ़िया आंसर। अष्टचाप की स्थापना विट्ठल नाथ ने कब की थी? बताओ। 15 नंबर का क्वेश्चन है। शिव कुमार जी, निधि दुबे जी, अष्टचाप की स्थापना विट्ठल नाथ ने कब की थी? कब की थी? 1500 ईस्वी में, 1565 में, 1665 में या फिर 1556 में? अष्टचाप की स्थापना विट्ठल नाथ ने कब की थी? चयन करिए। दीक्षा यादव जी, अक्षय जी, अष्टचाप की स्थापना विट्ठल नाथ ने कब की थी? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। 15 नंबर का क्वेश्चन है और आपको पता ही है कि सर ये जो विट्ठल नाथ है, ये विट्ठल नाथ वल्लभाचार्य के पुत्र थे और इन्होंने 1565 में 4 कवि वल्लभाचार्य के प्लस 4 कवि विट्ठल नाथ के मिलाकर एक अष्ट सखा की स्थापना की थी। कब? 1565 में। बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। गुल की बन्नो कहानी के लेखक कौन है? गुल की बन्नो, ये तो कई बार आया गुल की बन्नो। अब आपको चयन भी करना है और लाइक भी करना है, शेयर भी कर देना है। ठीक है, और दोस्तों जिनको भी एडमिशन लेना, विस्तृत अध्ययन करना हिंदी साहित्य का, तो आप लोग कर सकते हो, विस्तृत अध्ययन कर सकते हो और पढ़ सकते हो दोस्तों निरंतर। गुल की बन्नो कहानी के लेखक कौन है? अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे यहां पर राइट आंसर क्या हो रहा है। गुल की बन्नो कहानी के लेखक त्रिलोचन है, धर्मवीर भारती, गणपति चंद्रगुप्त, राम खेलावन पांडे। बताओ। और आपको पता ही है कि सर गुल की बन्नो धर्म करती है। ठीक है, कल जितने भी हमारे पेड वाले साथी हैं जिन्होंने कोर्स लिया है उनका टेस्ट होगा, क्योंकि हर रविवार को टेस्ट होता है, आपको पता ही है। उनका टेस्ट होगा तो सभी लोग तैयार रहें। गुल की बन्नो क्या करती है? धर्म करती है, तो धर्मवीर भारती। बी नंबर आपका धर्मवीर भारती बिल्कुल सही है। ठीक है, चंद हसीनों के खतूत, चंद हसीनों के खतूत ये किसकी रचना है? 17 नंबर का क्वेश्चन है, बताइए। सभी लोग बताएंगे। श्वेता जी, मीना सिंह जी, चयन करिए। संदीप सिंह जी, अंजू जी, चंद हसीनों के खतूत ये किसकी रचना मानी जाती है? मुंशी प्रेमचंद की, आगा हस्र कश्मीरी, बेचन शर्मा उग्र या फिर मुंशी सदाल सुखलाल? है ना, गाना सुना है ना वही वाला, हसीनों को आते हैं क्या क्या बहाने। तो चंद हसीनों के खतूत कैसे होते हैं? बोले सर उग्र होते, उग्र होते चंद हसीनों के खतूत। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? पांडे, बेचन शर्मा उग्र, यानी सी नंबर। सी नंबर सही है। जयशंकर प्रसाद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, 18 नंबर का क्वेश्चन है। प्रसाद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? प्रसाद का अधूरा उपन्यास कौन सा है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बढ़िया सा क्वेश्चन पूछा गया। सभी लाइक जरूर करते रहें। 9 बजे रोज रात्रि ये क्लास आपको अटेंड करनी है दोस्तों। जयशंकर प्रसाद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? एक अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया सा क्वेश्चन है। और आपको पता है कि सर अधूरे उपन्यास का नाम अगर आप पूछ रहे हो तो आप इसमें लगा देना। क्या लगा देना? आप इसमें लगा देना दोस्तों। ठीक है, एडमिशन ले सकते हो। तेज प्रकाश जी, इरावती लगा दो। इनके दोस्तों उपन्यास, इन्होंने 3 उपन्यास लिखे थे प्रसाद जी ने, कंकाल, तितली और इरावती। 3 उपन्यास लिखे। इरावती अधूरा उपन्यास भी है और इरावती ऐतिहासिक उपन्यास भी। एक क्वेश्चन आता है कि प्रसाद का ऐतिहासिक उपन्यास कौन सा है? तो इरावती ही है। तो सी नंबर आपका यहां पर सही हो जाएगा। गुलाम मंडी उपन्यास की लेखिका कौन है? गुलाम मंडी उपन्यास की लेखिका बताना है, बताइए। चयन करिए। राशिद कुरैशी जी, चयन करो। जिनको भी नोट्स मंगवाना, हिंदी साहित्य के नोट्स आप अपने घर पर मंगवा सकते हो दोस्तों। बाई पोस्ट आपके नोट्स भिजवाए जाएंगे, हिंदी साहित्य का पूरा इतिहास। तो यहां पर बताना है, चयन करना है, बताइए गुलाम मंडी उपन्यास की लेखिका कौन है? 19 नंबर का क्वेश्चन है। मैत्री पुष्पा, मृदुला गर्ग, महुआ माझी, निर्मला भूराड़िया, यानी कि 19 का उत्तर जा रहा है कि सर गुलाम मंडी उपन्यास जो है ये अपन को याद करना है, निर्मला भूराड़िया, यानी डी नंबर आपका सही है। गुलाम मंडी उपन्यास की लेखिका कौन है? निर्मला भूराड़िया है। डी नंबर आपका राइट आंसर, बहुत बढ़िया आंसर है, डी नंबर, बहुत बढ़िया। मोरदिहिया किस लेखक की आत्मकथा है? मोरदिहिया बताइए। तुलसीराम, ओम प्रकाश वाल्मीकि, सूरजपाल चौहान, जयप्रकाश करदम। मोरदिहिया किस लेखक की आत्मकथा है? आत्मकथा बताना है, आत्मकथा बताइए। 20 नंबर का क्वेश्चन है। पुरुषोत्तम जी, मंजू जी, मोरदिहिया किस लेखक की आत्मकथा है? चयन करिए।
संदीप सिंह जी, मुर्दहिया किस लेखक की? तो कई बार पूछा गया, कई बार हम पढ़ा भी चुके हैं आप लोगों को। अजय जी, मुर्दहिया किस लेखक की? तो आपको पता है कि मुर्दा पर बैठकर कौन गया था? बोले तुलसीदास, लेकिन यहां तुलसी राम है, तुलसी राम अलग है। ये नंबर आपका सही है। मुर्दा पर बैठकर चले गए तुलसी, तो तुलसी राम इनकी मुर्दहिया, इनकी आत्मकथा का नाम है। ये नंबर आपका सही है। टुकड़े टुकड़े दास्तान किसकी रचना? टुकड़े टुकड़े दास्तान बताना है। टुकड़े टुकड़े दास्तान सभी लोग बताइए, राइट आंसर बताएं, चयन करिए जल्दी से। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। टुकड़े टुकड़े दास्तान, इसके रचनाकार कौन? 21 नंबर का क्वेश्चन। लाइक करते हुए शेयर करना। अमृतलाल नागर, अंबिका दत्त व्यास, राम नरेश त्रिपाठी या फिर रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर। टुकड़े टुकड़े दास्तान ये किसकी रचना है? 21 नंबर का क्वेश्चन, 21 में आपको बताना है। और टुकड़े टुकड़े, बोले टुकड़े ही टुकड़े मिल जाएं सरकाए के अमृत के, तो अमृतलाल नागर, यानी कि आपका उत्तर ये बिल्कुल सही है। टुकड़े टुकड़े दास्तान किसकी रचना? अमृतलाल नागर की है। ये नंबर आपका चला गया। राइट आंसर। प्रदीप शर्मा जी, जैसे उनके दिन फिरे किसकी रचना है? बताओ। जैसे उनके दिन फिरे 22 नंबर का क्वेश्चन है। 22 नंबर में बताना है। बताओ। नीतू सोलंकी जी, राजू मौर्य जी, तनु जी, पूनम जी, सभी लोग बताएंगे। मास्टर अधिगम जी, जैसे उनके दिन फिरे। आप जाते हो ना हरि और शंकर के पास, हरि शंकर के पास जाते हो, कहते हो भगवान जैसे उनके दिन फिर गए ऐसे हमारे भी दिन फिर जाएं। कहां जाते हो? हरि शंकर के पास जाते हो। जैसे उनके दिन फिरे मेरे भी दिन फिर जाएं। किसके? पड़ोसी के। दिक्कत पड़ोसी से ही होती है। हरिशंकर परसाई, ये नंबर आपका बिल्कुल सही। केदारनाथ सिंह को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? 23 नंबर का क्वेश्चन है। केदारनाथ सिंह को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? एक अच्छा सा क्वेश्चन अकाल में सारस के लिए। जमीन पक रही है अभी, बिल्कुल अभी, या फिर यहां से देखो। 23 नंबर बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, चयन करिए। केदारनाथ सिंह को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? ये क्वेश्चन है आपका 23 नंबर का, और आपका उत्तर है अकाल में सारस। अकाल में सारस, यानी कि ये नंबर सही है। केदारनाथ सिंह को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? अकाल में सारस के लिए। ये नंबर आपका राइट आंसर, ये नंबर बिल्कुल सही है। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नेक्स्ट है रेहन पर रगदू उपन्यास किसका उपन्यास है? रेहन पर रगदू, काशीनाथ सेन, नरेंद्र कोहली, सूरवाला, बेचन शर्मा उग्र। रेहन पर रगदू ये किसका उपन्यास है? ये उपन्यास बताना है। निधि जी बताइए, मैंने कई बार आपको बताया रेहन पर रगदू, बताओ। रेहन पर रगदू कौन बता रहा है? सुनील तिवारी जी, विनीता जी, मोहित जी, अनिल कुमार जी, अनुज यादव जी। रेहन पर रगदू 24 नंबर का क्वेश्चन है। और अर्पिता दुबे जी 24 नंबर में बता दिया काशीनाथ। काशी में बोले सर रेहन पर रगदू, रगदू उड़ गई रगदू। ठीक है, रेहन पर रगदू काशी में, काशीनाथ से। प्रथम सप्तक, यहां तार सप्तक ही बोले। तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? 25 नंबर का क्वेश्चन, तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग बताएं जल्दी से। मंजू यादव जी, तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? अक्षय जी बताइए, चयन करिए यहां पर। और उत्तर जा रहा है कि सर तार सप्तक पूछा है। तार सप्तक का प्रकाशन 1943 में। ठीक है, और द्वितीय सप्तक का प्रकाशन 1951 में। तृतीय सप्तक का प्रकाशन 1959 में। चतुर्थ सप्तक का प्रकाशन 1979 में। तो ये सप्तक जो है, तार सप्तक जो है, इनको याद कर लेना। तार सप्तक का 1943, द्वितीय सप्तक का 1951, तृतीय सप्तक का 1959 और चतुर्थ सप्तक का 1979। ये चारों सप्तक आपको पता होनी चाहिए। वर्ष 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है? बताओ, बताइए किसे मिला 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार? कृष्णा सोपती, मृदुला गर्ग, चित्रा मुदगल, मन्नू भंडारी, पूनम जी, पिंकी मिश्रा जी, सभी लोग बताएंगे। 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है? 26 नंबर का क्वेश्चन है। सिया अग्रवाल जी, आरुषि जी, चयन करिए। अनुराग यादव जी 26 नंबर में, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। 26 का उत्तर बताना है। और
26 का उत्तर जा रहा है कि सर 2017 का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है वो कृष्णा सोपती को मिला है। ये नंबर आपका सही है, कृष्णा सोपती आपका राइट आंसर है। ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार कौन है? मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार उपेन्द्रनाथ तस्के हैं, यशपाल हैं, जैनेन्द्र कुमार है, वृंदावन लाल वर्मा है। मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार बताना है तो ममता रानी जी सभी लोग चयन करिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 27 नंबर का क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे। लाइक करें जल्दी से, शेयर भी कर दो। अनामिका जी बताइए, श्याम पंडित जी, रिंकू राय जी, मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार कौन है? और 27 का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और उत्तर चला गया कि सर मृगनयनी वृंदावन, वृंदावन, वृंदावन की मृगनयनी। ठीक है, वृंदावन लाल वर्मा, ये याद रख लेना। ऐतिहासिक उपन्यास के रूप में दोस्तों ये प्रसिद्ध है, उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। सूर्य का स्वागत ये किसकी काव्य कृति है? सूर्य का स्वागत बताना है, जसवीर जी बताइए, डीआर जी, सूर्य का स्वागत काव्य कृति के रचनाकार कौन है? इतना बढ़िया सा क्वेश्चन है और शेयर भी कर दीजिए सभी। सूर्य का स्वागत काव्य कृति के रचनाकार कौन है? रघुवीर सहाय हैं। अरुण, अरुण दोस्तों कमल हैं, दुष्यंत कुमार या फिर ज्ञानेंद्र पति हैं। 28 नंबर में, 28 में चयन करना है, 28 का उत्तर बताना है सूर्य का स्वागत, सूर्य का स्वागत दुष्यंत कुमार। ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। ठीक है मोहित जी, दुष्यंत कुमार सी नंबर, सूर्य का स्वागत दुष्यंत कुमार आपका सही है। कमल का जादूगर किसे कहा, सॉरी कलम का जादूगर, कलम का जादूगर बताना है, कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? विनोद जी, निराला, प्रेमचंद, रामवृक्ष, बैनीपुरी, इनमें से कोई नहीं। कलम का जादूगर बताना राशिद कुरैशी, रंजना जी, सभी लोग बताएंगे। राकेश जी, रोज निरंतर क्लास चलती है दोस्तों और आपकी ये 3-4 वर्षों से निरंतर रात्रि 9 बजे ये क्लास चल रही है, आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री क्लास चल रही है। ठीक है, तो यहां पर आपको बताना है, बताइए जल्दी से बताइए भूपेंद्र जी। कोई बात नहीं, बनेगा, चिंता नहीं करें भूपेंद्र जी। कलम का जादूगर पूछा गया यहां पर और आपका उत्तर है कि सर कलम तो बनती है काय से? वृक्ष से। कलम, कलम, तो कलम का जादूगर पूछा गया है, सभी लोगों ने लगा दिया है प्रेमचंद। बहुत बढ़िया, प्रेमचंद वाले, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कलम का जादूगर पूछा गया था, कलम का मजदूर नहीं पूछा गया। आओ देखा ना ताओ और लगा दिया प्रेमचंद, जबकि कलम का जादूगर कहा जाता रामवृक्ष बैनीपुरी को। सी नंबर सही होगा, सी नंबर, रामवृक्ष बैनीपुरी। यही गड़बड़ करते हो आप लोग। बोले हाँ 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 वही प्रश्न आ गया, वही प्रश्न आ गया, कहते हो कि सर ये तो मैंने कई बार प्रश्न पढ़ा है, कई बार पढ़ा है लेकिन समझ के नहीं पढ़ा है, ऐसे ही पढ़ लेते हो आप लोग। ठीक है, जहां अन्य अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत का भान कराया जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? बताओ। जहां अन्य अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत का भान कराया जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? अन्योक्ति होता है, अतिशयोक्ति होता है, विशेषोक्ति होता है या फिर व्यतिरेक होता है? बताओ हरविंदर जी। 30 नंबर का क्वेश्चन है, जहां अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत का भान कराया जाए वहां बताना। रोज जी, अजय कुमार जी, अनिल कुमार जी, 30 नंबर का क्वेश्चन है और 30 नंबर के क्वेश्चन में आपका उत्तर जा रहा है, यहां पर क्या जा रहा है कि सर वहां पर अन्योक्ति अलंकार होता है। अन्योक्ति, ये नंबर अन्योक्ति अलंकार, बहुत बढ़िया। देखो अतिशयोक्ति बता रहे रागिनी वर्मा जी, बहुत बढ़िया, ये नंबर आपका सही है। ठीक है, गौ संकट किसका प्रसिद्ध नाटक है? गौ संकट 31 नंबर में, गौ संकट किसका प्रसिद्ध नाटक है? प्रताप नारायण मिश्र का, ठाकुर जगमोहन का, राधाचरण गोस्वामी या फिर अंबिका दत्त व्यास का है? संजय पाठक जी बताइए, अशोक प्रजापति जी चयन करिए यहां पर। उमा शंकर यादव जी, 31 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, चयन करना है और उत्तर भी बताना है। कुमकुम यादव जी, गौ संकट, गौ संकट ये किसका प्रसिद्ध नाटक है? 31 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और उत्तर चला गया कि सर गौ संकट, गौ का भी प्रताप है। ये नंबर आपका सही है, ये नंबर। बहुत सारे लोगों ने राधा चरण गोस्वामी लगा दिया और 31 नंबर का आपका उत्तर चला गया है, क्या चला गया? प्रताप नारायण मिश्र, ये नंबर आपका सही है। ठीक है, अब वो नहीं पूछा कि गौ संकट पर आधारित कौन सा किसका, देखो
प्रताप नारायण मिश्र। ठीक है, तो आपका जो ए नंबर है वो बिल्कुल सही है, गौ संकट। ठीक है, चर्यापद किसकी रचना है? चर्यापद बताना है आपको। चर्यापद के रचनाकार कौन है बताइए? चर्यापद, चर्यापद पूछी है। अब देखते हैं कौन कौन सही बता पाता है। वैसे सही बता देंगे बहुत सारे साथी। सुधीर खरे जी बताइए चर्यापद किसकी रचना है? श्वेता सैनी जी, अनीता जी। 32 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, पूछा गया है और आपका उत्तर जा रहा कि सर सबरपा। सबरपा सही है, बहुत बढ़िया। अनिल कुमार जी सबरपा, सब की चर्या, सब की चर्या बोले सर एक सी नहीं होती। ठीक है, तो सब की चर्या, चर्यापद, सबरपा। ठीक है, राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी द्वारा संयुक्त रूप से लिखा गया दोस्तों उपन्यास कौन सा है? 33 नंबर में मन्नू भंडारी और राजेंद्र यादव द्वारा संयुक्त रूप से लिखा गया उपन्यास कौन सा है? सारा आकाश, आपका बंटी, आपका बंटी, मुर्दा सराय, 1 इंच मुस्कान। शिवा शुक्ला जी चयन करिए। अनुज कुमार जी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, 33 नंबर का क्वेश्चन है। राजीव जी इतना अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सभी लोग चयन करेंगे। राजेंद्र यादव व मन्नू भंडारी द्वारा संयुक्त रूप से लिखा गया जो उपन्यास है वो उपन्यास कौन सा है? उपन्यास बताना है आपको, और आपको पता ही है कि सर वो उपन्यास है 1 इंच मुस्कान। 1 इंच मुस्कान आपका सही है। ये जो डी नंबर है वो आपका डी नंबर बिल्कुल सही है। ठीक है, अवधि किस उपभाषा की बोली है? अवधि किस उपभाषा की बोली है? अवधि किस उपभाषा की बोली है? खड़ी बोली, ब्रज भाषा, पूर्वी हिंदी या फिर बिहारी भाषा? 34 नंबर में अवधि किस उपभाषा की बोली है बताएं, चयन करिए। सीताराम जी सभी लोगों को बताना है, वीडियो को लाइक कर दें। जिनको भी दोस्तों एडमिशन लेना है हिंदी साहित्य के विस्तृत अध्ययन में, आप एडमिशन ले सकते हो, आप पढ़ सकते हो दोस्तों। ठीक है, जिनको भी नोट्स मंगवाना है वो नोट्स मंगवा सकते हैं अपने घर पर। अवधि किस उपभाषा की बोली है? तो अवधि तो आपको पता ही है, अब छत्तीसगढ़ी, अवधि बघेली छत्तीसगढ़ी, यानी सी नंबर पूर्वी हिंदी की है। सी नंबर आपका सही है, सभी लोगों से बनेगा। शमशेर बहादुर सिंह को किस उपमा से विभूषित किया जाता है बताइए? अनल का कवि कहा जाता है क्या इन्हें कवियों का कवि कहा जाता है, फैंटेसी का कवि, या फिर जादूगर, क्या कहा जाता है? शमशेर बहादुर सिंह को किस उपमा से विभूषित किया जाता है? 35 नंबर का क्वेश्चन है। 35 नंबर के क्वेश्चन में बताना है शमशेर बहादुर सिंह को। उत्तर चला जाएगा कवियों का कवि, यानी बी नंबर आपका कवियों का कवि सही है। बी नंबर आपका राइट आंसर है। शिव मंगल सिंह सुमन को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? बताओ। हिल्लोल, जीवन के गान, वाणी की व्यथा, मिट्टी की बारात। 36 नंबर का क्वेश्चन, शिव मंगल सिंह सुमन को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? चयन करिए। 36 का उत्तर बताना है, 36 में आपको बताना है, और आपका उत्तर जा रहा है शिव मंगल सिंह सुमन को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो आपको पता ही है कि सर वो रचना है मिट्टी की बारात। कौन सी है? मिट्टी की बारात। डी नंबर मिट्टी की बारात बिल्कुल सही है। यादों का पहाड़ उपन्यास के लेखक कौन है? यादों का पहाड़ 37 नंबर में। 37 में बताइए। विकास भाटी जी, मोहित जी, प्रेम सिंह जी। यादों का पहाड़ उपन्यास के लेखक कौन है? 37 का क्वेश्चन है। हिंदी साहित्य के जिनको भी टिर्की नोट्स मंगवाना है आप दोस्तों संपर्क कर सकते, नीचे नंबर चल रहा है, संपर्क करें। यादों का पहाड़ उपन्यास के लेखक कौन है? 37 नंबर के क्वेश्चन में। और यादों का पहाड़ कौन कौन सही बता पा रहा है बताओ? 37 में बताना है गीता प्रजापति जी, सोनू जी बताइए। सोनू जी, रेखा सरोज जी, क्या है राइट आंसर? यादों के पहाड़ 37 में। और बहुत सारे लोगों ने बता दिया कि सर जगदीश चंद्र माथुर लगा दो, ये यादों के पहाड़ उपन्यास के लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। ये नंबर। आओ पैपे घर चलें किस विधा की रचना है? आओ पैपे घर चलें, आओ पैपे घर चलें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बताओ ये इसकी विधा क्या है? विधा पूछा गया 38 नंबर में। विधा बताइए। आओ पैपे घर चलें, बबीता रावत जी विधा बताइए, इसकी विधा क्या है? शांति जी बताओ। और उत्तर जा रहा कि सर आओ पैपे घर चलें, कहां से? खेतन से। तो खेतन से प्रभा खेतान, ठीक है। और ये क्या है? उपन्यास है। ये नंबर आपका
बिल्कुल सही है। ठीक है, अनुभव के आकाश में चांद के लेखक कौन है? अनुभव के आकाश में चांद बताना नरेंद्र कोहली हैं, लीलाधर जगूड़ी हैं, ममता कालिया, गिरिराज किशोर हैं। 39 में अनुभव के आकाश में चांद, इसके लेखक कौन है? उदय यादव जी। अनुभव के आकाश में चांद के लेखक कौन है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है नीतू जी, सीताराम जी। 39 नंबर का क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक करिए सभी साथी। और अनुभव के आकाश में चांद, इसके जो लेखक हैं वो लेखक कौन है? और सभी को पता है कि सर अनुभव के आकाश में चांद कैसे आ गया? बोले जुगाड़ से। कैसे आ गया? जुगाड़। तो जुगाड़ से बनेगा जगूड़ी, लीलाधर जगूड़ी। बी नंबर, राजस्थान में चलता है जुगाड़। बी नंबर। पूनम जी बताना है दुखम सुखम, ये रचना किसकी है? दुखम सुखम ममता कालिया, मृदुला गर्ग, गोविंद मिश्र या फिर विनोद कुमार शुक्ल। दुखम सुखम रचना किसकी मानी जाती है? दुखम सुखम बताना है विकास जी, निधि जी, सभी लोग बताएंगे। 40 का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। दुखम सुखम ये किसकी रचना है? रचना बताइए। प्रीति पाल जी, डॉक्टर किशोरी लाल जी। और दुखम सुखम तो आपको पता है कि सर दुखम हो या सुखम हो ममता तो कालिया बन जाती है। दुखम हो या सुखम हो ममता क्या बन जाती है? कालिया। ये नंबर आपका सही है। ये नंबर। चिकना घड़ा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? चिकना घड़ा होना, चिकना घड़ा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? चिकना होना, समृद्ध होना, निर्लज्ज होना या फिर भयभीत होना। 41 का क्वेश्चन 41 नंबर में आपको चयन करना है। और चिकना घड़ा होना यानी कि उत्तर है सी, निर्लज्ज होना। निर्लज्ज होना सी नंबर सही है। चिकना घड़ा होना मुहावरे का सही अर्थ है निर्लज्ज होना। सी नंबर आपका सही है। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? अनुनासिक व्यंजन कौन से होते? वर्ग के प्रथमाक्षर, वर्ग के तृतीय अक्षर, वर्ग के चतुर्थाक्षर, वर्ग के पंचमाक्षर। अनुनासिक व्यंजन बताना है। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? 42 नंबर का क्वेश्चन, 42 नंबर के क्वेश्चन में आपको बताना, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। और आपका उत्तर जा रहा कि सर वर्ग के पंचमा अक्षर जो होते हैं, डी नंबर जो है वो बिल्कुल सही है। ये अनुनासिक व्यंजन होते हैं। डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। हिंदी साहित्य के आदिकाल को आधार काल किसने कहा है? 43 का आधार काल बताना है। जसवीर जी चयन करिए, जल्दी फटाफट से बताइए। और एक बार वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए। और जितने भी हमारे साथी हैं जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया, हिंदी साहित्य का ये इतिहास रोज चलता है आप लोगों के लिए दोस्तों। ठीक है, निरंतर ये क्लासें चलती हैं, हर वक्त प्रैक्टिस करवाई जाती है आपको। आधार काल किसने कहा? 43 के क्वेश्चन में आपको चयन करना, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। मोहन अवस्थी ने, वासुदेव से, महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य शुक्ल ने। तो देखते हैं कौन बता पाता है सही आंसर। और आपको पता है कि सर जब अवस्था हो जाती है तो आधार की जरूरत होती है। या आधार काल बनवाना, आधार कार्ड बनवाना किसका? मोहन अवस्थी का। ये नंबर मोहन अवस्थी सही है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो, रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक चयन करिए। वल्लभाचार्य हैं, हेत हरिवंश हैं, जीवाराम हैं, अग्रदास हैं। बताओ, बताइए। आनंददीप जी, सृष्टि ठाकुर जी, श्याम पंडित जी चयन करिए। यहां पर उमा कुमारी जी, रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? और रसिक संप्रदाय में आपको पता ही है 44 का उत्तर 44 में बताना है। और आपका उत्तर है कि सर अग्रदास लगा दो। अग्रदास, देखो बहुत सारे लोगों ने हेत हरिवंश लगा दिया। अग्रदास रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक अग्रदास है। डी नंबर। जिनकी एक रचना है कौन सी? राम ध्यान मंजरी। राम ध्यान मंजरी। और एक क्वेश्चन आया था पीजीटी में, राम ध्यान मंजरी के रचनाकार कौन है? अग्रदास। पहले में सन्नाटा बुनता हूं रचना किसकी है? 45 नंबर में पहले में सन्नाटा बुनता हूं, रामनरेश त्रिपाठी, मैत्री शरण गुप्त, गया प्रसाद शुक्ल या फिर अज्ञे। 45 पहले में सन्नाटा बुनता हूं, ये रचना किसकी है? ये रचना बताना है, ये रचना किसकी है बताइए। 45 का क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। पहले में सन्नाटा बुनता हूं रचना के रचनाकार कौन है? चयन करिए। और उत्तर चला गया, क्या जा रहा है? अज्ञे। अज्ञे चला गया। डी नंबर आपका सही है। पद्मावत की रचना किस शासक के काल में हुई? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पद्मावत की रचना
किस शासक के काल में हुई है? विकास शर्मा जी बताइए, किस शासक के काल में हुई है पद्मावत की रचना? राशिद जी, रंजीत जी, सुमन जी। ठीक है, एग्जाम आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन दोस्तों क्या नहीं रुकना चाहिए? क्या नहीं रुकना चाहिए? अध्ययन नहीं रुकना चाहिए। ठीक है, अध्ययन निरंतर चलना है अपना। पद्मावत की रचना किस शासक के काल में हुई थी? 46 का उत्तर बताना है। 46 में सभी लोग बताएंगे। उत्तर है शेरशाह सूरी, यानी कि आपका सी नंबर सही है, शेरशाह सूरी राइट आंसर है। पद्मावत की रचना शेरशाह सूरी के शासनकाल में हुई थी। आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा? आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा? राहुल सांकृत्यायन ने, धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर रामकुमार वर्मा या फिर गिरियर्सन ने? आदिकाल को अपभ्रंश काल, ये तो कई बार पूछा गया आपसे, अब तो आपको रट जाना चाहिए क्वेश्चन। बताइए संजय पाठक जी, योगेंद्र जी। और आपको पता ही है कि सर अपभ्रंश को धीरे से गोली मारो, धीरेन्द्र वर्मा, बी नंबर आपका सही है। हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ कौन सा है? 48 नंबर, 48 नंबर का क्वेश्चन है। 48 नंबर के क्वेश्चन में आपको बताना है हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ कौन सा माना जाता है? कौन सा माना जाता है? तन्मय शर्मा जी, मधु जी बताइए, सोनू जी, अजय कुमार जी, राजू मौर्य जी, और सभी लोगों ने बताया कि सर हिंदी साहित्य हिंदी भाषा में लिखा गया ये माना जाता है शिव सिंह सरोज, यानी कि उत्तर है आपका डी नंबर। डी बताया सभी ने, बहुत बढ़िया। आलोचक की आस्था, इसके रचनाकार कौन है? आलोचक की आस्था, इसके रचनाकार बताना है और चयन भी करना है। चयन करिए जल्दी से। आलोचक की आस्था बताओ। 49 नंबर का क्वेश्चन है, आलोचक की आस्था के रचनाकार कौन है? और आपका उत्तर चला गया डॉक्टर नगेंद्र, यानी कि ए नंबर, डॉक्टर नगेंद्र सही है। तुलसीदास खंड काव्य के रचयिता कौन है? तुलसीदास खंड काव्य के निराला, तुलसी दिनकर या फिर गुप्त, मैथिलीशरण गुप्त। तुलसीदास खंड काव्य के रचयिता कौन है? तुलसीदास खंड काव्य के रचयिता बताना है। बताइए यहाँ पर राजीव मौर्य जी, सुनीता जी। तुलसीदास खंड काव्य के रचयिता कौन है? 50 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। और आपको पता है कि सर तुलसीदास तो निराला कवि है, तो तुलसीदास खंड काव्य निराला सही हो जाएगा। ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, जिन भी साथियों ने दोस्तों ये सेल्फ स्टडी क्लासेस का ये वाला जो कोर्स है, ऐप है, वो डाउनलोड नहीं किया, प्ले स्टोर में जाइए, सर्च करिए सेल्फ स्टडी क्लासेस, से पूरा सर्च करना है। इस वाले ऐप को आप लोग डाउनलोड कर लेना। ठीक है, और सभी साथी मित्रगण लगे रहें, अध्ययन करते रहें। जिनको टीजीटी, पीजीटी, मास्टर कैडर हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना है, पूरा हिंदी भाषा का उद्भव विकास से लेकर के आदिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल, नाटक, निबंध, कहानी, उपन्यास, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है दोस्तों बहुत अच्छे से तरीके से। तो आप इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। 1500 में 12 महीने के लिए है। सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप में आपके लिए बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ाया जाता है, विस्तृत पढ़ाया जाता है, ट्रिक से भी पढ़ाया जाता है, मस्ती से पढ़ाया जाता है। केबीएस, एलटी ग्रेड, डीएसएस भी है ना, सेकेंड ग्रेड में हिंदी साहित्य का इतिहास है, वो साथी भी एडमिशन ले सकते हैं। तो 1500 में 12 महीने। ठीक है, और हिंदी साहित्य के जिनको भी टिर्की नोट्स अपने घर पर मंगवाना है वो मंगवा सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। रंजीत जी, अशोक प्रजापति जी, सृष्टि जी, पूनम जी, श्वेता, रिया जी, राजकुमारी, बाल गोविंद जी, सुरेंद्र जी। ठीक है, हमारे सभी साथी जिनको भी अध्ययन करना है और दोस्तों पढ़ते रहना है, वो निरंतर अध्ययन करते रहें। अनीता जी, रोज, पूनम जी। ठीक है, बहुत बढ़िया। कमलाकांत जी, मुल्कित जी, प्रमोद सैनी जी, माया राम जी, विकास भाटी जी, रेखा सृष्टि, दीक्षा जी, राशिद कुरैशी जी, आरुषि। ठीक है, अनुराग लखविंदर जी, रिया बादरा जी, प्रेमचंद्र रोज सिंह जी, पूनम जी, राजीव जी। ठीक है, शांति जी, कमलाकांत जी, राजकुमारी जी, निधि जी, रमेश जी, रमेश चंद्र जी, बिल्कुल। ठीक है, दयानंद त्रिपाठी जी, दारसू, बाल गोविंद जी, एसडीबी IS जी, बहुत बढ़िया। आशीष शर्मा जी, नीतू सोलंकी जी। ठीक है, पूनम रानी जी, अनिल कुमार जी, भूपेंद्र जी, संदीप जी, सभी को धन्यवाद। सुनील तिवारी, अशोक जी। ठीक है, और आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अनीता राजपूत जी, उदय